हेलो एवरीवन, सीएल कैरियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, नीट 2024 के क्रैश कोर्स में आज मैं आपके लिए चैप्टर लाया हूं एटम एंड न्यूक्लियाई। बेटा, ये एक वन शॉट क्लास होगी जिसमें आप एटम और न्यूक्लियाई के काफी सारे कंसेप्ट्स को देखेंगे और साथ ही साथ इससे रिलेवेंट क्वेश्चंस को भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एटम और न्यूक्लियाई काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहते हैं, इजी चैप्टर्स हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे हमने एटम को एक और क्लास में एटम का कुछ पार्ट हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम एटम का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे, एटम के कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम आगे की क्लास को कंटिन्यू करेंगे विद न्यूक्लियाई। मैं अंडरलाइन करके बोल देता हूं कि हम न्यूक्लियाई भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिएगा कहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्लास को। क्लास स्टार्ट होती है बोर्स एटॉमिक मॉडल से। देखिए बोर्स एटॉमिक मॉडल क्या है। देखिए रदरफोर्ड मॉडल में कुछ लिमिटेशंस आई थी और उन लिमिटेशंस को रिकवर करने के लिए, उन लिमिटेशंस को दूर करने के लिए, कमियों को दूर करने के लिए और बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल प्रपोज करा था। ठीक है, और उस मॉडल में 3 पोस्टुलेट दिए गए, 3 पोस्टुलेट्स, और उन पोस्टुलेट्स के जरिए एक और बेटर एटॉमिक मॉडल रखा गया। ओके, अब उस पोस्टुलेट क्या क्या थे वो हमें देखने हैं। देखिएगा सबसे फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि जब आप क्लास को देखें तो आप क्या कर सकते हैं कि इस क्लास को थोड़ा सा ज्यादा स्पीड में देखेंगे तो आपका टाइम बच जाएगा, जल्दी जल्दी से चैप्टर कवर हो जाएंगे। अदरवाइज ये क्लास थोड़ी लेंदी हो सकती है। ठीक है, आप 1.25 या फिर 1.50x में देख सकते हैं। देखिए फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है। बोर्स एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग कोई भी इलेक्ट्रॉन केवल स्टेशनरी ऑर्बिट्स में ही रिवॉल्व करता है। स्टेशनरी ऑर्बिट कहें या फिर स्टेबल ऑर्बिट कहें, और स्टेबल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता हुआ इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट नहीं करता है। क्या गिवन है? An electron moves only in certain circular orbits called as stationary orbit, and in stationary orbit electron does not emit radiation. Okay? तो ये जो पोस्टुलेट है ये उस बात को एक्सप्लेन करता है सॉरी, ये पोस्टुलेट उस बात को एक्सप्लेन करता है जिसकी वजह से रदरफोर्ड मॉडल एटम का स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। चलिए नेक्स्ट पोस्टुलेट में क्या है। नेक्स्ट पोस्टुलेट ये कहता है कि स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होते हैं। स्टेशनरी ऑर्बिट वो ऑर्बिट्स होते हैं सेकंड पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग जिनमें इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। और इस पोस्टुलेट में एंगुलर मोमेंटम का क्वांटाइजेशन की बात की जाती है। क्लियर? देखिए वो सेकंड पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड एंड its magnitude must be integral multiple of h/2π, यानी कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन L must be इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, यानी कि L इक्वल्स टू nh/2π जहां पर होगा वही ऑर्बिट को हम कहेंगे स्टेशनरी ऑर्बिट। और एंगुलर मोमेंटम को हम लिख सकते हैं mvr से, तो mvr इक्वल्स टू nh/2π। क्लियर है? यहां पर m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, v वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, r रेडियस ऑफ द ऑर्बिट है, n क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है या फिर सीक्वेंस नंबर ऑफ ऑर्बिट n से रिप्रेजेंट होता है। क्लियर है? n का जो वैल्यू है 1 से 1 2 3 एंड सो ऑन हो सकता है। यहां पर एक बात ध्यान रखना, जैसे कि फर्स्ट ऑर्बिट है तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n 1 लेंगे तो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा h/2π, और यदि n की वैल्यू हम 2 लेते हैं तो एंगुलर मोमेंटम बनेगा h/π। तो ध्यान रखना है, यदि एंगुलर मोमेंटम h/π है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सेकेंड ऑर्बिट। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड पोस्टुलेट। अब बात आती है कि
इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी ऑर्बिट में एनर्जी एमिट नहीं करता, लेकिन क्योंकि स्पेक्ट्रम ऑब्टेन हो रहा है तो एनर्जी तो एमिट हो रही है। बोर ने कहा कि स्टेशनरी ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता हुआ इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट नहीं करेगा, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में ट्रांजिट करेगा तो एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब कर सकता है। और उन्होंने कहा कि जब हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन करता है तब इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट करता है, रेडिएशन एमिट करता है इन फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। और बोर के थर्ड पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन जो रेडिएशन एमिट करता है फोटॉन्स के फॉर्म में, तो फोटोन की एनर्जी दोनों लेवल्स की एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होती है। कौन से लेवल हैं ये? जिनके बीच इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहा है। तो मतलब ये है कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल मान लो En2 से लोअर एनर्जी लेवल मान लो En1 में ट्रांजिशन कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन रेडिएशन एमिट करता है इन फॉर्म ऑफ फोटोन, और एक फोटोन की एनर्जी क्या होती है? h nu इक्वल्स टू En2 माइनस En1। ये थर्ड पोस्टुलेट है। क्लियर है? चलिए, इन पोस्टुलेट की मदद से हम क्या कर सकते हैं? इन पोस्टुलेट्स की मदद से हम कुछ पैरामीटर्स हैं जो फाइंड आउट किए जा सकते हैं। जैसे हम किसी ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी, करंट की वैल्यू, मैग्नेटिक मोमेंट या फिर ऑर्बिट का रेडियस, ये सब डेटा हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो ध्यान रखना, बेसिकली आप ये भी पॉइंट दिमाग में रखना कि बोर्स मॉडल केवल हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन लाइक एटम्स को ही एक्सप्लेन करता है। तो ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ये बेसिकली हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए ही काम आएगा, बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो ध्यान रखना कि जो सबसे पहला पॉइंट हम क्या निकाल सकते हैं? रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। जैसे ये मान लो न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, और किसी nth ऑर्बिट का रेडियस है Rn। तो Rn का जो वैल्यू है वो क्या होता है? Rn का वैल्यू, उससे पहले एक और बात ध्यान रखना कि ये जो न्यूक्लियस के जस्ट बाद वाला जो ऑर्बिट है इसे हम क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑर्बिट। और ये जो फर्स्ट ऑर्बिट है इसको क्या भी कहा जाता है? इसे कहा जाता है बोर्स ऑर्बिट। और बोर्स ऑर्बिट के रेडियस को क्या कहा जाता है? बोर्स रेडियस। ठीक है, और बोर्स रेडियस की जो वैल्यू है वो फिक्स होती है, कितनी? वो होती है 0.529 एंगस्ट्रॉम, या फिर आप इसे लिख सकते हो 0.53 एंगस्ट्रॉम। ओके, अब किसी nth ऑर्बिट का रेडियस का फॉर्मूला क्या रहता है? Rn इक्वल्स टू n स्क्वायर अपॉन z इंटू a। n स्क्वायर अपॉन z इंटू a। ध्यान रखना, n क्या है यहाँ पर? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और z क्या है यहाँ पर? एटॉमिक नंबर। a की वैल्यू नॉन है। तो यदि आपको बोले हाइड्रोजन एटम के अंदर, इन हाइड्रोजन एटम और थर्ड ऑर्बिट, हाइड्रोजन एटम के अंदर थर्ड ऑर्बिट का रेडियस यदि हमसे पूछे तो हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। R3 इक्वल्स टू n की वैल्यू 3 उसका स्क्वायर 9 डिवाइडेड बाय 1 इंटू a की वैल्यू कितनी है? 0.53। तो ये आ जाएगा R3 का वैल्यू 9 3 जा 27, 9 5 जा 45 एंड 2 ये हो जाएगा 47, 4.77 एंगस्ट्रॉम। तो इस तरह से हम फर्स्ट डेटा क्या निकाल सकते हैं बोर्स मॉडल के जरिए? रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। क्लियर है? अच्छा, ये जो फॉर्मूला आता है ये एंड रिजल्ट है। बेसिकली इसका भी अपना एक डेरिवेशन है जो किया जा सकता है, पर यहां पर करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो पैरामीटर हम कैलकुलेट करते हैं वो है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। फर्स्ट हमने क्या देखा? रेडियस। और अब सेकंड पॉइंट क्या आ जाता है? वेलोसिटी ऑफ
वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, और उसका फॉर्मूला होता है Vn इक्वल्स टू जेड V1 अपॉन n। ये जेड का थोड़ा देख लेना, n के रेस्पेक्ट में इन जनरल हम लोग डेरिवेशन हम करते हैं, जनरली यूज करते हैं फॉर्मूला को, तो वही दिमाग में रखना है। इसका डेरिवेशन बहुत सिंपल ही किया जा सकता है। क्या लिखते हैं, mvn स्क्वायर इक्वल्स टू kze स्क्वायर डिवाइडेड बाय rn, और mvn इज इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई। ठीक है, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ डिवाइड यदि मैं करूं, इसको यदि मैं डिवाइड कर देता हूं इन इक्वेशंस को, तो m से m कट जाएगा, vn से vn कैंसिल हो जाएगा, और rn से rn भी कट जाएगा, 2 पाई ऊपर जाएगा, ये बनेगा 2 पाई kze स्क्वायर अपॉन nh। तो बिल्कुल ठीक है, ये जो रिलेशन है बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना v1 कितना होता है, ये बोर्स ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी होता है, और इसका वैल्यू आप लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, z होता है एटॉमिक नंबर और n होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्लियर। जो थर्ड मेन इंपॉर्टेंट डेटा है जो हमें पता होना चाहिए वो है एनर्जी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले हम लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए यही फॉर्मूला लिखेंगे 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर। nth ऑर्बिट के लिए vn स्क्वायर लिख लेंगे, और Vn की वैल्यू पुट करके और हमें काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी वो लिखा जाएगा K कांस्टेंट है, kze स्क्वायर अपॉन Rn। ठीक है, और ये नेगेटिव होती है। क्लियर। K जो है, K को हम क्या लिख सकते हैं, ये इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। आप एक बात ध्यान रखना, ये है पोटेंशियल एनर्जी, और टोटल एनर्जी कैसे निकलेगी, टोटल एनर्जी निकलेगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी करके। तो यदि मैं काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला में Vn का वैल्यू रख देता हूं, तो mvn स्क्वायर का वैल्यू रख देता हूं, तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू आता है अपने पास kze स्क्वायर बाय 2rn। करके देखना बेटा, आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिल जाएगा। ओके, और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, -kze स्क्वायर अपॉन Rn। तो यहां से टोटल एनर्जी का जो वैल्यू आएगा वो आता है कितना, टोटल एनर्जी वो होता है हाफ ऑफ नेगेटिव kze स्क्वायर अपॉन Rn। ठीक है, तो जो ऑब्जर्वेशंस आपको मिलती हैं वो ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है डेटा, कि काइनेटिक एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड है, काइनेटिक एनर्जी का जो वैल्यू है वो टोटल एनर्जी के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। साथ ही काइनेटिक एनर्जी जो है इसका वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी के मैग्नीट्यूड के हाफ के बराबर होता है। आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो मैंने अभी इधर डेटा लिखा ये बहुत ही खास है, इसे आप दिमाग में रखिएगा। जो काइनेटिक एनर्जी वो हमेशा पॉजिटिव होती है, टोटल एनर्जी नेगेटिव साइन के साथ होती है। ठीक है, टोटल एनर्जी का नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करता है बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है, बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ बाउंड है, ये चीज रिप्रेजेंट करने के लिए यहां पर नेगेटिव साइन है। क्लियर है। और एक और पॉइंट ध्यान रखना कि जो टोटल एनर्जी के ये फॉर्मूले तो है ही है, ध्यान रखना कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल टोटल एनर्जी के मैग्नीट्यूड के इक्वल है और पोटेंशियल एनर्जी के मैग्नीट्यूड के हाफ के बराबर होता है, लेकिन टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के हाफ के बराबर होता है। आई थिंक आप मेरी बात समझ गए होंगे। अब यहां एक और चीज ध्यान रखना कि जो टोटल एनर्जी है इन nth ऑर्बिट, उसका फॉर्मूला होता है -13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इन इलेक्ट्रॉन
वोल्ट। ये फॉर्मूला बहुत ही खास है। नेगेटिव साइन बाउंड ये रिप्रेजेंट करता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ बाउंड है, और यहां से आप देख सकते हैं कि En इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। तो यहां से आपको लगेगा कि n इंक्रीज करने पर En को डिक्रीज करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि तुमने यदि n को इंक्रीज करा तो नेगेटिव में डिक्रीज होगा, और नेगेटिव में डिक्रीज होने का मतलब है इंक्रीज होना। तो इसका मतलब है n बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी इंक्रीज ही होती है। तो यदि आप लोग ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ इसी तरह से आएगा कि सबसे नीचे n इक्वल्स टू 1 वाला रहेगा, और n इक्वल्स टू 2 वाले की एनर्जी 1 वाले से ज्यादा रहेगी। ऑब्वियस सी बात है, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन वैसे वैसे बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी का लेवल बढ़ता जाएगा। क्लियर है? ये ध्यान रखिएगा आप लोग। इसके पश्चात नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलते हैं बेटा। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। हाँ, कुछ टर्मिनोलॉजी है वो भी सुन लेना। हालांकि ये क्लास मैंने पहले दूसरे वीडियो में कंप्लीट कर दी है, कुछ टॉपिक्स कर दिए हैं, लेकिन कुछ बच गए थे, तो बचे हुए टॉपिक्स के साथ में कुछ पढ़ाए हुए टॉपिक्स भी ले रहा हूं। क्लियर है? तो सबसे पहले ग्राउंड स्टेट की बात करते हैं। ग्राउंड स्टेट वो होती है जहां पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 होती है, और यहां पर एनर्जी क्या होती है? मिनिमम। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगी यहां पर? मिनिमम। और हाइड्रोजन एटम की यदि मैं बात करूं तो फिर इसे कहा जाएगा बोर्स ऑर्बिट। बोर्स ऑर्बिट इसे कहेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट मतलब स्टेट ऑफ हायर एनर्जी लेवल, यानी कि ऐसा स्टेट जिसमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ग्राउंड स्टेट से ज्यादा है, उसे एक्साइटेड स्टेट कहा जाता है। जैसे n इक्वल्स टू 1 यदि ग्राउंड स्टेट है, तो उससे ऊपर वाले सभी स्टेट्स की एनर्जी ज्यादा है, तो वो सब एक्साइटेड स्टेट हो जाएंगी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या चीज होती है? आयोनाइजेशन एनर्जी होती है कि किसी इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से फ्री करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसे आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। और आयोनाइजेशन एनर्जी किस तरह से निकाली जाती है? तो इसे निकालते हैं हम लोग एनर्जी एट इंफिनिटी माइनस एनर्जी एट ग्राउंड स्टेट। तो यदि मैं हाइड्रोजन एटम की मैं बात करता हूं, तो हाइड्रोजन एटम के ग्राउंड स्टेट में जो एनर्जी होती है वो होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, लेकिन एक माइनस साइन बार है, इंफिनिटी पर एनर्जी 0 होती है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम वो कितना होता है? +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ध्यान रखिएगा। ओके, अच्छा, इसी तरह से एक टर्म और आती है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। वो भी किस तरह से निकाला जा सकता है? आप देखेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो यदि ई का मैं डिवाइड कर दूं तो वोल्ट में आंसर मिलेगा, और वो होगा आयोनाइजेशन पोटेंशियल। बस एनर्जी को आप ई से डिवाइड कर दो, पोटेंशियल मिल जाएगा। तो वी आई से रिप्रेजेंट करूंगा आयोनाइजेशन पोटेंशियल को, और इसे लिखूंगा आयोनाइजेशन एनर्जी बाय ई। तो ये आएगा, जैसे हाइड्रोजन एटम के लिए लिखूं तो +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय ई, तो ई से ई कैंसिल हो जाएगा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल बनेगा +13.6 वोल्ट। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्साइटेशन एनर्जी। तो किन्हीं दो एनर्जी लेवल के बीच, लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल के बीच इलेक्ट्रॉन को ट्रांजिशन कराने में जो एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी को कहा जाता है एक्साइटेशन एनर्जी। और एक्साइटेशन एनर्जी हमेशा हायर एनर्जी माइनस लोअर एनर्जी करके लिखते हैं। तो हम लिखेंगे एक्साइटेशन एनर्जी इक्वल्स टू हायर एनर्जी माइनस लोअर एनर्जी। तो हायर एनर्जी, जैसे हाइड्रोजन एटम की मैं बात करूं तो सेकंड लेवल में एनर्जी कितनी होती है? सेकंड लेवल में एनर्जी होती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड माइनस फर्स्ट ऑर्बिट में मान लो एनर्जी है कितनी? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यदि आप इसको सॉल्व करते हैं तो +10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको मिलता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, आयोनाइजेशन एनर्जी या फिर एक्साइटेशन एनर्जी दोनों ही पॉजिटिव साइन के साथ होती है।
पोटेंशियल निकालना है तो E से डिवाइड कर देंगे तो आयन ये एक्साइटेशन पोटेंशियल भी अपने को मिल जाएगा। एक टर्म और आती है बाइंडिंग एनर्जी या सेपरेशन एनर्जी। तो कोई इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में है उस ऑर्बिट से जिस लेवल में है उस लेवल से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे कहा जाता है बाइंडिंग एनर्जी। जैसे अभी हमने देखा कि n इक्वल्स टू 2 में हाइड्रोजन एटम के लिए n इक्वल्स टू सेकेंड ऑर्बिट यानी n इक्वल्स टू 2 ऑर्बिट में जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितनी है? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कितनी एनर्जी देने के बाद इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा? तो +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देने पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 0 हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। तो ये जो +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है यही है बाइंडिंग एनर्जी या फिर इसको सेपरेशन एनर्जी भी कहा जाता है। क्लियर है? चलिए इसके बाद अपने को क्या देखना है, नेक्स्ट यहां पर आता है अपने पास में, देखिए नेक्स्ट आता है सीरीज लिमिट। आप लोगों ने ध्यान होगा कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है तो रेडिएशन एमिट होती है और उस रेडिएशन की अपनी क्या होती है? वेवलेंथ। उस रेडिएशन की क्या होती है? अपनी वेवलेंथ होती है। ठीक है, तो हमें अभी कुछ वेवलेंथ और लाइंस के बारे में देखना है। हाइड्रोजन एटम के अंदर जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में यानी एक लेवल से दूसरे लेवल में ट्रांजिशन करता है तो रेडिएशन एमिट होती है और उनकी अपनी डेफिनेट वेवलेंथ होती है और उसकी वजह से स्क्रीन पर लाइंस मिलती हैं स्पेक्ट्रम के अंदर और उन लाइंस को यदि मैं ग्रुप कर दूंगा तो मुझे मिलती है सीरीजेज। तो डिफरेंट सीरीजेज हैं हाइड्रोजन एटम के लाइन स्पेक्ट्रम में। वो सीरीजेज आपको दिखाई गई हैं। सबसे पहले लाइमन सीरीज, देन है आपके पास बामर सीरीज, देन है आपके पास पास्चन सीरीज एंड ब्रैकेट एंड फंड। इस प्रकार से सीरीज है। सीरीज लिमिट क्या होती है? लाइन ऑफ एनी ग्रुप हैविंग मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटोन एंड मिनिमम वेवलेंथ ऑफ दैट ग्रुप इज कॉल्ड एज सीरीज लिमिट। ऐसी लाइन जिसमें एनर्जी मैक्सिमम हो और वेवलेंथ मिनिमम हो उसे हम कहते हैं सीरीज लिमिट। ये ध्यान रखना। जैसे कि लाइमन सीरीज के लिए एन जो वैल्यू है एन की एनएफ की वैल्यू कितना है 1 और बामर के लिए एनएफ कितना है 2। चलिए अब क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है तो रेडिएशन एमिट होती है और रेडिएशन की अपनी वेवलेंथ होती है और उस वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या है वो आप ध्यान रखना। फॉर्मूला है आपके पास रिडबर्ग फॉर्मूला कहते हैं 1/λ इक्वल्स टू r इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, और ये जो यूनिट आता है ये रहता है मीटर -1। r क्या होता है? रिडबर्ग कांस्टेंट होता है। इसकी वैल्यू 10 की पावर माइनस 1.097 इंटू 10 की पावर -7 मीटर इनवर्स होता है। क्लियर है? चलिए अब आप देखेंगे कि अलग अलग सीरीजेज के लिए ये जो फॉर्मूला है इसका डिफरेंट फॉर्म बनता है। जैसे लाइमन सीरीज के लिए जो n1 की वैल्यू होती है वो 1 होती है इसमें, तो यहां पर 1 मैंने लिख दिया। पास्चन के लिए यहां पर अच्छा बामर छूट गया बामर सीरीज के लिए n की वैल्यू कितनी होती है 2, n1 की वैल्यू 2। पास्चन के लिए n1 होता है 3, ब्रैकेट के लिए n1 होता है 4, फंड के लिए n1 होता है 5। इस तरह से लिखा जाता है। और जो n2 है वो हायर एनर्जी लेवल है। ध्यान रखना लाइमन के लिए n1 1 है तो हायर एनर्जी लेवल 2, 3, 4 एंड सब हो जाएंगे। बामर के लिए n हो जाए जो n1 है वो है 2 और n2 है वो हो जाएगा 4, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। इसी तरह पास्चन, ब्रैकेट, फंड इन सब के लिए लिखना है। एक खास फॉर्मूला ध्यान रखना कि किसी भी रेडिएशन एमिशन में कितनी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन मिलेंगी उसका एक फॉर्मूला है, वो जरूर से ध्यान रखना। वो होता है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का फॉर्मूला है n2 - n1 + 1 n2 - 1। या फिर यदि n1 को मैं 1 मान लूं और n2 को n ही मान लिया जाए तब हम लिखते हैं n × n - 1/2। देखिए
ये जो अपर फॉर्मूला है तब यूज करना है जब इलेक्ट्रॉन किसी भी एनर्जी लेवल से किसी लोअर एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन करे, ठीक है। और यदि फर्स्ट लेवल पर ही ट्रांजिशन हो तब नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 1/2। क्लियर? चलिए आई थिंक आपको ये टेबल दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही? 1 मिनट रुकेगा, ये थोड़ा सा ब्राइटनेस का इश्यू है। चलिए मैं इसको स्पीक आउट कर देता हूं, आप लोग मेरे शब्दों को सुनते रहना, वर्ड सुनिएगा, ठीक है। सबसे पहले जैसे मैं बात करूं लाइमन सीरीज के लिए, तो लाइमन सीरीज की क्या खासियत है? लाइमन सीरीज के लिए जो n1 है उसकी वैल्यू है 1, n2 की वैल्यू 1 से ज्यादा सब 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी। लैम्डा मैक्सिमम क्या होता है ये जरूर ध्यान रखना, लाइमन सीरीज में वो होता है 4/3r, और लैम्डा मिनिमम क्या होता है 1/r। लैम्डा मैक्सिमम अपॉन लैम्डा मिनिमम निकाला जा सकता है 4/3। और लाइमन सीरीज किस रीजन में पाई जाती है? यूवी रीजन में फाउंड होती है। क्लियर है कि नहीं? बहुत खास है। इसी तरह से बामर सीरीज होती है, बामर सीरीज के लिए n1 होता है 2 और n2 होता है 2 से ज्यादा इंफिनिटी तक। लैम्डा मैक्सिमम होता है 36/5r और लैम्डा मिनिमम होता है 4/r। लैम्डा मैक्स और मिनिमम का रेशियो, और ये यूवी और विजिबल दोनों रीजन्स में पाई जाती है, मोस्टली विजिबल रीजन हम बोलेंगे। पास्टन सीरीज के लिए n1 होगा 3, n2 होगा 4 5 अप टू इनफाइनाइट, और लैम्डा मैक्सिमम क्या होगा? वो होगा 144 डिवाइडेड बाय 7r, और लैम्डा मिनिमम होगा 9/r। रेशियो निकाला जा सकता है, ये इंफ्रारेड रीजन में पाई जाती है। ब्रैकेट सीरीज के लिए n1 4, n2 4 से ज्यादा, और लैम्डा मैक्स होगा 400/9r, और लैम्डा मिनिमम होगा 16/r, और ये भी इंफ्रारेड रीजन में पाई जाती है। फन सीरीज के लिए n1 होता है 5, n2 होता है 5 से ज्यादा, और लैम्डा मैक्सिमम होगा 900/11r, और लैम्डा मिनिमम होता है 25/r, और ये भी इंफ्रारेड रीजन में पाई जाती है। क्लियर है? ओके। सक्सेस एंड लिमिटेशन ऑफ बोर्स मॉडल, बस आप इतना ध्यान रखना, बोर्स मॉडल केवल हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए ही यूजफुल है, यानी कि उन्हीं को एक्सप्लेन करता है, मतलब ऐसे एटम्स को ये एक्सप्लेन करता है जिसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, ठीक है। कुछ और भी लिमिटेशंस है, लेकिन मोस्टली जो थी मैंने आपको बता दिया है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको हम डील कर लेते हैं, देखिएगा फटाफट से। When an alpha particle of mass m moving with velocity v bombards on a heavy nucleus of charge Ze, its distance of closest approach from the nucleus depends on mass h। तो हमें पता है कि closest approach distance का जो फॉर्मूला है वो क्या है? r0 इक्वल्स टू kZe² डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 mv²। तो यहां से क्लियरली दिखता है कि क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, गिवन है रेडियस ऑफ इनरमोस्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 5.3 into 10⁻⁻11 मीटर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ थर्ड अलाउड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम? तो हमें पता है Rn इक्वल्स टू Z की वैल्यू 1 हो जाएगी हाइड्रोजन एटम के लिए, n² इंटू R1, और n की वैल्यू गिवन है कितना है? थर्ड, तो 3 का स्क्वायर यानी कि 9, और इंटू 5.3 इंटू 10⁻11 मीटर। तो डायरेक्टली आप आंसर निकाल सकते हो, ये आ जाएगा सी ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है? इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द बामर सीरीज इज लैम्डा, द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द ब्रैकेट सीरीज इज। तो अभी हमने निकाला है वो चीज, यहां भी दोबारा भी करी जा सकती है, लेकिन एक लेंदी अप्रोच है, वो भी आप देख लेना। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द बामर सीरीज, तो देखिएगा इसमें एक पॉइंट आप ध्यान रखना, 1/λ। देखिए हम इक्वेशन लिखते हैं
एच न्यू इक्वल्स टू, ये एनर्जी का इक्वेशन है, एनर्जी ऑफ फोटोन, तो E इक्वल्स टू एच न्यू, या फिर इसे लिखा जाता है थर्ड पोस्टुलेट से En2 माइनस En1। इसे आप लिख सकते हैं, क्या लिखा जा सकता है, ये हो जाएगा अपने पास में En2 क्या है माइनस 13.6 जेड स्क्वायर एंड 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। ठीक है, ये जो अभी जो आंसर है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर आ रहा होता है। ठीक, और ये एनर्जी है। ठीक है, आप एक चीज नोटिस करना कि एनर्जी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसकी एनर्जी, रेडिएशन की, और वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो पॉइंट ये ध्यान रखना कि यदि 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर का यदि ये डिफरेंस यदि मैक्सिमम है, तो यदि ये डिफरेंस मैक्सिमम है तो एनर्जी तो मैक्सिमम होगी, लेकिन लैम्डा उस कंडीशन में क्या होगा, मिनिमम होगा। क्लियर है, तो लैम्डा मिनिमम और एनर्जी मैक्सिमम होगी यदि 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर का डिफरेंस मैक्सिमम है। तो देख, अब आप सोचिएगा कि 1/1 लैम्डा इज इक्वल टू आर इंटू हाइड्रोजन एटम के लिए 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। तो यदि 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर का जो डिफरेंस है यदि ये ज्यादा है तो लैम्डा कम हो जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, और ये डिफरेंस ज्यादा होने के लिए N2 को क्या होना पड़ेगा, इनफाइनाइट होना पड़ेगा। क्लियर है, तो देख लीजिएगा कि बामर सीरीज के लिए N1 तो हो जाता है 2 और N2 कितना हो जाता है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए इनफाइनाइट। ठीक है, इसी तरह से ब्रैकेट सीरीज के लिए N1 हो जाता है 4 और N2 क्या हो जाता है, इनफाइनाइट। तो हम यहां पर वैल्यू पुट कर लेंगे, 1/लैम्डा फॉर बामर इज इक्वल्स टू आर इंटू 1/N1, 2 का स्क्वायर यानी 1/4 यानी r/4 आ गया। तो लैम्डा बामर के लिए आ गया 4/r। दिस इज इक्वेशन 1, ये मिनिमम है। ठीक है, इसीलिए इसी तरह से ब्रैकेट के लिए बी आर के लिए तो वो आ जाएगा 1/लैम्डा बी आर इक्वल्स टू 1/16 इंटू आर। तो यहां से आ जाएगा लैम्डा बी आर इक्वल्स टू 16/r। रेशियो ले लेंगे हम लोग, रेशियो लेते हैं तो ये देखिएगा कि लैम्डा पूछा क्या है, यदि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ हो बामर सीरीज लैम्डा, तो लैम्डा बामर डिवाइड बाय लैम्डा ब्रैकेट इक्वल्स टू 4/r डिवाइड बाय 16/r। तो कट कर लेंगे तो ये आएगा, देखिएगा ये आएगा 1/4। तो लैम्डा ब्रैकेट विल बी 4 लैम्डा बामर, जो कि लैम्डा गिवन है। तो लैम्डा ब्रैकेट इक्वल्स टू 4 इंटू लैम्डा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाए। क्लियर है, नेक्स्ट देखिएगा बेटा। अब एक जनरल सा क्वेश्चन है, क्या गिवन है, द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस v इज प्रोपोर्शनल टू। तो एक्सरे का मिनिमम वेवलेंथ, तो ध्यान रखना कि यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, एक्सरे है फोटोन से बना है तो हम लिखेंगे h न्यू और इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस लगा के किया है। तो एक्सरे जो है हम कहते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट करी जाती है मेटल सरफेस पर तब एक्सरे प्रोड्यूस होती है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम लेंगे पोटेंशियल डिफरेंस v h न्यू, तो यहां से न्यू की जगह लिख दोगे c/लैम्डा e v। तो यहां से लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v पोटेंशियल डिफरेंस, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v आ जाएगा। यही पूछा है अपन से। क्लियर, नेक्स्ट देखना, let T1 and T2 be the energy of an electron in the first and second excited state of hydrogen atom. According to the Bohr's model of an atom, the ratio of T1 and T2. तो देख, यदि ग्राउंड स्टेट है, तो ग्राउंड स्टेट के लिए n की वैल्यू 1 लेते हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए n की वैल्यू 2 होती है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के लिए n की वैल्यू 3 लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट और सेकेंड की बात करी गई है। तो जब n इक्वल टू 2 होता है तो एनर्जी की वैल्यू हमें पता है कितना होता है, -3.4।
इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और यदि n इक्वल टू 3 होता है तो एनर्जी होता है यहाँ पर -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन सॉल्व कैसे करें, कोई दिक्कत नहीं, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर लेना, -3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय n स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। आप यहाँ पे n की वैल्यू रखिए और डिवाइड करिए। तो यदि मैं n की वैल्यू 2 रखता हूं तो E2 मिलेगा, और ये आएगा -13.6 डिवाइड बाय 4, और E की वैल्यू n की वैल्यू 3 रखता हूं तो ये आएगा -13.6 अपॉन 9, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो ये जो E2 E1 है वही T1 T2 है, तो T1 अपॉन T2 यानी कि E2 बाई E3 यानी E2 बाई E1 बाई T1 बाई T2 इक्वल टू यह आ जाएगा 9/4, ठीक है, 9/4 यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखना, the total energy of an electron in an atom in an orbit is -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी कितनी है, टोटल एनर्जी गिवन है, कितनी है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चल ठीक है, इतना तो हमें गिवन है, टी गिवन है, चल मान लेता हूं टी कितना है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पूछा है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो काइनेटिक एनर्जी तो टी के मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है, तो वो हो जाएगा +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और पोटेंशियल एनर्जी का हाफ टोटल एनर्जी होता है, तो इसी तरह से टोटल एनर्जी का डबल वो हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, तो यह आ जाएगा माइनस ट्वाइस यदि हम करते हैं तो 4 दूनी 8 और 3 2 6, तो यह जाएगा 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -6.8। तो ये रहा अपना करेक्ट आंसर, तो +3.4 -6.8, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? इसी तरह का कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जिन्हें आपको ट्राई करना है, ठीक है, आप देख सकते हैं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो बेटा, जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है, टेक ए स्क्रीनशॉट, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। अभी फटाफट से वीडियो को रोककर जल्दी जल्दी से आप सॉल्व भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को भी ट्राई करना। ये देखो, ये क्वेश्चन को देखेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। द एटम आर एक्साइटेड टू हायर एनर्जी लेवल टू एमिट रेडिएशन ऑफ 6 वेवलेंथ, 6 वेवलेंथ प्रोड्यूस कर सकता है, यानी स्पेक्ट्रल लाइंस का नंबर गिवन है। द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ एमिटेड रेडिएशन करस्पॉन्डिंग टू द ट्रांजिशन बिटवीन, ये हमसे पूछा गया है। तो ध्यान रखना कि n की वैल्यू गिवन है, कितना है 6, तो हमारे पास जो एक्साइटेड स्टेट वाला n है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो मिल जाएगा। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, कैपिटल N इक्वल टू n इंटू n माइनस 1/2। तो यहां से ये गिवन है 6 इक्वल्स टू n स्क्वायर माइनस n/2, तो ये हो जाएगा 12 इक्वल्स टू n स्क्वायर माइनस n, ठीक है, n स्क्वायर माइनस n। इसे सिंप्लीफाई कर लो, 12 n इंटू n माइनस 1 ही रहने देते हैं। तो यहां से हमारे पास n की जो वैल्यू आएगी, देखिएगा n की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आएगी, तो देख n की वैल्यू एक तो आ जाएगी, क्या यहां पर लिया जा सकता है 3, ठीक है, n की वैल्यू एक तो क्या आ सकती है 3, और दूसरा क्या आ सकता है n की वैल्यू 4, एक 3 एक n की वैल्यू 4। लेकिन आप पाएंगे कि जो n की वैल्यू -3 आएगा, तो n की वैल्यू -3 हो नहीं सकती है, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं हो पाएगा। n की वैल्यू 4 है, तो यानी जो हायर एनर्जी स्टेट है वो कितना है, 4 है यहाँ पे। और अपन से पूछा है मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए ट्रांजिशन कौन सी पॉसिबल है, तो ध्यान रखना मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए, और मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए। तो ऐसा कब हो सकता है, जब 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर क्या होगा, वो मैक्सिमम होगा, सॉरी मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए वो मिनिमम होगा, तब अपने को लैम्डा मैक्सिमम मिलेगा। तो ये जो ऑप्शन है कब मैच करेगा, जब 4 से 3 में ट्रांजिशन करे। ठीक है बेटा, ट्राई करिएगा, लेंदी क्लास है तो मैं इस पर ज्यादा टाइम नहीं दे रहा हूं, लेकिन आपको जरूर से इनको सॉल्व करके देखना है। ये देखिएगा ऐसा ही एक क्वेश्चन है, जरा इसको ट्राई करिए।
नेक्स्ट देखना बेटा, ये क्वेश्चंस जरूर से आपको सॉल्व करके देखने बेटा। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर पर। इस पर आना जरूरी था, कारण था उसका बेटा, क्योंकि हम एटम पर बहुत ज्यादा टाइम दे चुके हैं और हमने पहले भी एक क्लास ली है, इसलिए अब हम न्यूक्लियस पर आएंगे। आज की जो कोर क्लास है वो न्यूक्लियस को ही हम डेडिकेट करते हैं, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियस। तो देखिए न्यूक्लियस क्या होता है, रदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से ये कंक्लूजन मिलता है कि एटम के सेंटर में पूरा पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम लाई करता है और उस सेंट्रल पार्ट को ही क्या नाम दे दिया गया, न्यूक्लियस, ठीक है। बाद में डिस्कवरीज होती गई और पता चला कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो एटम जो न्यूक्लियस है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। ज्यादातर जो मास है एटम का वो भी न्यूक्लियस के अंदर ही लाई करता है, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाहर है। ओके चलिए तो देखिएगा न्यूक्लियस। Rutherford alpha scattering experiment established that the mass of atom concentrated within the small positively charged region at the center, which is called as nucleus. Protons and neutrons are present in nucleus, which are collectively known as nucleons. देख ये यदि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस यदि ये है तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन पाया जाता है और न्यूट्रॉन पाया जाता है, जिन्हें कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, जिन्हें कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है, न्यूक्लियॉन्स। क्लियर है, न्यूक्लियॉन्स। ओके अब ध्यान रखना कि इधर एक टर्मिनोलॉजी है वो भी दिमाग में रखिएगा। 1 मिनट के लिए एक बार हम ऊपर चलेंगे फिर वापस लोड कराते हैं। चलिए ठीक है, वापस यहीं पर रुकेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा कि क्योंकि इसमें न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स है और न्यूट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है न्यूट्रॉन्स है, तो यदि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स लिखे जाए तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मिल जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे कहा जाता है मास नंबर, जिसे क्या कहा जाता है, मास नंबर। मास नंबर को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं और ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, जिसे हम जेड लिखेंगे, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की जगह हम कैपिटल एन लिख लो, ठीक है। तो यहां से ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन, ये एक रिलेशन मिल जाता है, थोड़ा सा यूजफुल है, जरूर से आप ध्यान रखिएगा। यहां से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाले जा सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएगा ए माइनस जेड, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होगा, ए माइनस जेड। एक और बात ध्यान रखना, किसी भी न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो यदि एक्स कोई एलिमेंट है, एक्स सिंबल है एलिमेंट का, और एटॉमिक नंबर उसका जेड है और मास नंबर ए है, तो फिर किसी भी न्यूक्लियस को जेड एक्स ए से, या कुछ लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से लिखा जाता है। जैसे यूरेनियम 92 238 है, तो यहाँ पे जेड कितना है, जेड है 92 और मास नंबर कितना है 238, तो यहाँ से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाले जा सकते हैं सब्ट्रैक्ट करके, तो 8 में से 2 गए तो 6 और 13 माइनस 9 यानी कि 4 और 146, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे, 146। क्लियर है। तो यहां से ये जो डेटा जो अभी हमने डिस्कस कराया ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। चलिए अब बारी आती है कि न्यूट्रॉन क्या है, तो न्यूट्रॉन के गुण देख लो, प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो न्यूट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल है, ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होता है। न्यूट्रॉन जो है वो कोई डू नॉट आयोनिक गैस, न्यूट्रॉन कोई आयोनिक गैस फॉर्म नहीं करता, आयोनिक गैस नहीं बनाता है, ठीक है, और इसका एंगुलर मोमेंटम जो है ना वो प्लस माइनस हाफ h/2π होता है। ये जो डेटा है इसमें अपने को इन डेप्थ नहीं जाना, बस पॉइंट दिमाग में रखना। और न्यूट्रॉन जब व्हेन अ न्यूट्रॉन स्ट्राइक द एटम, it penetrates it to the atoms, then
दिस इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ न्यूट्रॉन इज यूज्ड फॉर द न्यूक्लियर फिजन। मतलब ये कहना चाह रहा है कि कोई भी न्यूट्रॉन जब एटम से टकराता है तो वो न्यूक्लियस तक पेनिट्रेट कर देता है और इसकी वजह से न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन हो जाता है। इसीलिए न्यूक्लियर फिजन में हम न्यूट्रॉन्स यूज करेंगे। क्लियर? इसका डिस्कवरी किसने किया है न्यूट्रॉन का? चैडविक ने। इसका मास कितना होता है? मास होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। ये अप्रोक्सीमेटली ही वैल्यू है बेसिकली, लेकिन इसको एटॉमिक मास यूनिट में लिखा जाए तो ये वैल्यू होती है कितना? 1.8665 U। अभी मैंने एक टर्म यूज करी एटॉमिक मास यूनिट, तो वो क्या होता है वो भी आप जरूर से देख लीजिए भाई। एटॉमिक मास यूनिट देख ध्यान से सुन। क्या होता है कि एटम्स और न्यूक्लियस के जो मासेज है बहुत ज्यादा स्मॉल है, जबकि केजी एक बड़ा यूनिट है, इसलिए केजी के स्थान पर हम छोटे यूनिट्स यूज करते हैं। और एटॉमिक मासेज और न्यूक्लियर मासेज को मेजर करने के लिए स्मॉल यूनिट हम प्रीफर करेंगे। दैट स्मॉल यूनिट इज कॉल्ड एज एटॉमिक मास यूनिट विच इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल यू। और ध्यान रखना 1U का जो वैल्यू होता है, 1 एटॉमिक मास यूनिट का जो वैल्यू, यूनिफाइड एटॉमिक मास बोलते हैं हम इसको। 1 एटॉमिक मास यूनिट का वैल्यू होता है 1.66054 इंटू 10⁻27 kg। ठीक है, 1.67 भी लिख देते हैं राउंड ऑफ करके या फिर अप्रोक्सीमेटली इक्वल करके। याद रखना इसके अलावा जो 1U होता है वो कार्बन 12 के एक एटम के मास के 12th पार्ट के इक्वल होता है। ठीक है, U जो है एटॉमिक मास यूनिट एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है जो काफी यूज होती है एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर। जैसे कि आपसे कोई प्रोटॉन का मास पूछे U के फॉर्म में तो आप लिखेंगे 1.006772 U। ये वैल्यू एक बार आप लोग चेक कर लेना, 1.006772। इसी तरह न्यूट्रॉन का मास होता है 1.008665 U। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन का मास होता है 0.00055 U। इस तरह से हम एटॉमिक मास यूनिट लिखते हैं। ठीक है, चलिए अब बारी आती है न्यूट्रॉन के बाद प्रोटॉन की। प्रोटॉन बेसिकली एक पॉजिटिवली चार्ज है और एंगुलर मोमेंटम इसका +12h/2π होता है। इसका मास 1.67 इंटू 10⁻27 kg होता है। प्रोटॉन को गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया है। अब देखिएगा कि यहां से एक खास पॉइंट आ जाता है, उसे आप लोग जरूर से कंसीडर करना। ठीक है जी, तो अभी उस पॉइंट को हम देखेंगे। ओके, सॉरी, थोड़ी तबीयत बस ऐसी है, नासाज है, लेकिन क्या है कि अपन ने जो एम डिसाइड किया है उसे अपने को कंप्लीट भी करना है। तो देखिए रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, नेक्स्ट पॉइंट है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। तो देख रेडियस ऑफ न्यूक्लियस को लिखा जाएगा R इज इक्वल टू R नॉट इंटू A⁻⁴। ये जो A क्या होता है? A होता है मास नंबर, A होता है मास नंबर। R0 एक कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू होता है 1.2 फर्मी या फेमटोमीटर। ठीक है, और इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। ठीक, और यहां से हमें यह पता चलता है रेडियस यदि मैंने निकाल ली तो मैं मास नंबर की फॉर्म में वॉल्यूम निकाल सकता हूं। वॉल्यूम तो V इज इक्वल टू लिखा जाएगा, यदि मैं न्यूक्लियस को एक स्फीयर कंसीडर करूं
तो फिर वॉल्यूम क्या आएगा 4/3 पाई आर क्यूब। आर का वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो 4/3 पाई आर नोट ए की पावर 1/3 और उस पर पावर 3। तो यहां से वॉल्यूम बनेगा 4π/3 आर नोट क्यूब इंटू ए। तो यहां से जाहिर होता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। क्लियर है? इसके अलावा हम लोग डेंसिटी भी निकालते हैं, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, तो डेंसिटी हम लिख सकते हैं टोटल मास अपॉन वॉल्यूम। तो एक न्यूक्लियन, न्यूक्लियन में प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों आ जाते हैं, एक न्यूक्लियन का मास m है, ए टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन है, तो a से मल्टीप्लाई करूंगा a इंटू एम बाय वॉल्यूम जो है 4/3 पाई आर नोट क्यूब इंटू ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 3 ऊपर जाएगा, डेंसिटी आ जाएगा 3m अपॉन 4 पाई आर नोट क्यूब। यहां से दिखाई देता है कि डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए। यानी कि डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस वो मास नंबर पर डिपेंड नहीं करती, यानी कि सभी प्रकार के मटेरियल्स के न्यूक्लियस की डेंसिटी सेम होती है। क्लियर है? और ये डेंसिटी का जो ऑर्डर होता है वो कितना होता है 10⁻⁻17 मीटर ऑर्डर का होता है। 10⁻⁻17 मीटर, बहुत सॉरी मीटर नहीं, सॉरी केजी पर मीटर क्यूब। 10 की पावर और -17 ही +17, यार ये तो दोबारा ही लिखता हूं। जो डेंसिटी का ऑर्डर होता है वो कितना होता है 10⁻17 केजी पर मीटर क्यूब। ये इसकी डेंसिटी, बहुत हाई डेंसिटी होती है न्यूक्लियस की। ये जो डेंसिटी है वो न्यूट्रॉन स्टार्स है उनके इक्वल है। ये रहा, देखो पूरा लिखा हुआ है यहाँ पर, ऑर्डर भी लिखा है पूरा, देखिएगा। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस वो होता है 10⁻17 केजी पर मीटर क्यूब। फॉर्मूला कैसे निकाला, मास ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। हमने वो अभी सॉल्व कर लिया। और न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास नंबर। क्लियर है? एटॉमिक मास यूनिट के बारे में भी लिखा है, पर अपने को ज्यादा देखना नहीं है, मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन A-Z करके निकाला जाता है, वो भी अपने देख लिया है। सीधे आगे बढ़ेंगे। आइसोटोप्स क्या होता है? आइसोटोप्स वो न्यूक्लियाई होते हैं जिनके जो एटॉमिक नंबर है वो सेम होते हैं, लेकिन 1 सेकेंड, एटॉमिक नंबर सेम होते हैं और मास नंबर क्या होता है डिफरेंट। ऐसे न्यूक्लियाई को क्या कहा जाता है आइसोटोप्स। जैसे 1H1, 1H2, 1H3। तो आप देख सकते हैं कि मास नंबर डिफरेंट है लेकिन एटॉमिक नंबर सेम है, तो ऐसे न्यूक्लियाई कहलाते हैं आइसोटोप्स। बहुत सारे मटेरियल्स हैं जिनके सबके अपने आइसोटोप्स होते हैं और उन आइसोटोप्स को याद नहीं रखना होता, लेकिन कुछ ट्रेडिशनल है। जैसे कार्बन के हैं 6C12, 6C14, ठीक है। यूरेनियम के हैं 92, यूरेनियम 235, 236, 238, ठीक है। आप कहेंगे कि सर यही क्यों, क्योंकि ये ट्रेडिशनल है, मतलब ये याद रहते हैं, बहुत ज्यादा यूज होते हैं इसलिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे सामने आइसोबार्स। अगला क्या है आइसोबार्स। आइसोबार क्या होते हैं, वो जिनका मास नंबर क्या होता है सेम और जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है डिफरेंट। ऐसे न्यूक्लियाई को कहा जाता है आइसोबार्स। नाम ये ना आइसोबार, आइसोबार यानी भार सेम है, भार सेम है, वेट सेम है। ओके, जैसे कि 6C12 या 6C14, 6C14, ओके 6C14 एंड 7N14, 6C14 एंड 7N14। आप देख सकते हैं मास नंबर क्या है सेम है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। नेक्स्ट आता है आइसोटोन्स। आइसोटोन्स वो होते हैं
जिनके मास नंबर और जेड दोनों ही डिफरेंट है, ए और जेड दोनों ही डिफरेंट होते हैं, दोनों ही डिफरेंट है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या रहेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम रहते हैं। क्लियर है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन मास नंबर क्या होगा, मास नंबर और एटॉमिक नंबर डिफरेंट रहेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट पर चलिएगा बेटा, न्यूक्लियर फोर्सेज। नेक्स्ट आ जाता है न्यूक्लियर फोर्सेज। मैं आपको बता देना चाहूंगा कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स बहुत ही हाईली कॉन्सेंट्रेटेड रीजन में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बाउंड होते हैं, तो उनको बांधे रखने के लिए एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स की जरूरत पड़ती है, और उस स्ट्रॉन्ग फोर्स का नाम क्या है, न्यूक्लियर फोर्स। तो न्यूक्लियर फोर्स बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर इनसाइड में लगता है, जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को बांधे रखता है। क्लियर है, तो ध्यान रखना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधे रखने वाला फोर्स क्या होता है, बांधे रखने वाला फोर्स होता है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स की खासियत क्या है कि ये चार्ज इंडिपेंडेंट होता है, मतलब कि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच या प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच इक्वली लगता है, चार्ज का यहाँ कोई लेना देना नहीं होता है। साथ ही साथ न्यूक्लियर फोर्स एक शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, मतलब बहुत लंबी डिस्टेंस में न्यूक्लियर फोर्स काम नहीं करता है। ठीक है, और ये जो फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स, जितने भी फंडामेंटल फोर्सेज हैं उन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स न्यूक्लियर फोर्स ही होता है, सबसे स्ट्रॉन्गर फोर्स होता है। ठीक है, वो रेशियो लिखा है, देख सकते हैं, एफ न्यूक्लियर, एफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, एफ वीक, 10 to the power 39, 36, 33 रेशियो 1, बीच में फिर एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी है। ठीक है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, लेकिन इसके जो रेंज है वो बहुत ही कम रहती है। न्यूक्लियर फोर्स आर चार्ज इंडिपेंडेंट, चार्ज इंडिपेंडेंट, और दे आर एक्ट अलाइक बिटवीन वेरियस न्यूक्लियॉन, सब में बराबर बराबर लगता है, यानी न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच इक्वली न्यूक्लियर फोर्स लगता है। नेट फोर्स बिटवीन न्यूक्लियॉन क्या है, नेट फोर्स बिटवीन न्यूक्लियॉन, तो आप ध्यान रखना कि न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच फोर्स जो है वो इक्वल लगता है, लेकिन प्रोटॉन प्रोटॉन से ये ज्यादा फोर्स रहता है। न्यूक्लियर फोर्सेज आर नॉन सेंट्रल फोर्स, ये पॉइंट ध्यान रखना कि न्यूक्लियर फोर्स कैसे फोर्स है, नॉन सेंट्रल फोर्स होते हैं, और ये किस पर डिपेंड करते हैं, रिलेटिव स्पिन ओरिएंटेशन ऑफ न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स के रिलेटिव स्पिन ओरिएंटेशन पर, स्पिन पर डिपेंड करता है, इतना दिमाग में रख सकते हो। नेक्स्ट क्वांटिटी आ जाती है, नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है मास डिफेक्ट। मैं आपको 15 सेकंड का गैप देता हूं, आपको और मुझे खुद को भी, उसके बाद वापस से हम स्टार्ट करते हैं। मैं भी पानी वानी पी लेता हूं। मास डिफेक्ट, नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, मास डिफेक्ट। देख मास डिफेक्ट क्या होता है, सुनिए, सुनना ध्यान से। क्या होता है बेटा कि जब हम न्यूक्लियस के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की बात करते हैं तो उसमें होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ठीक है, और न्यूक्लियस का टोटल एक्चुअल मास न्यूक्लियॉन्स के टोटल मास के इक्वल भी होना चाहिए, लेकिन न्यूक्लियस का एक्चुअल मास न्यूक्लियॉन्स के टोटल मास से थोड़ा कम होता है। ये जो कमी है मास की, इसी को कहा जाता है मास डिफेक्ट। मतलब क्या है, समझना मेरी बात। मैं ये कहना चाह रहा हूं यहां पर कि जैसे मान ले कि एक न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन है, प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन का मास mp है, तो जेड प्रोटॉनों का संख्या होती है, तो जेड mp प्रोटॉनों का टोटल मास हो गया न्यूक्लियस के अंदर। एक न्यूट्रॉन का मास mn है, तो न्यूट्रॉनों का टोटल नंबर क्या हो जाएगा, a माइनस जेड। ठीक है, ये हो गया प्रोटॉनों का टोटल मास, ये हो गया न्यूट्रॉनों का टोटल मास, इसे सम करोगे तो न्यूक्लियॉन्स का टोटल मास आना चाहिए।
और होना तो क्या चाहिए कि न्यूक्लियस का एक्चुअल मास और न्यूक्लियॉन्स का टोटल मास बराबर होना चाहिए, लेकिन वास्तव में एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस कम होता है थोड़ा सा, यानी कि यहां पर कुछ कमी है। जितना डिफरेंस है इसी को कहा जाता है मास डिफेक्ट। जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड इंटू एम एन माइनस एम इज इक्वल टू डेल्टा एम। इस तरह से आप ध्यान रखिए। क्लियर है? बहुत ही खास था ये। ठीक, मास डिफेक्ट जो है वो देख लेना। when proton and neutron combined together in order to form nucleus, then this process some mass gets lost. In this process some mass gets lost and this lost mass is known as mass defect. जब वो जुड़ते हैं तो जुड़ने के ड्यूरेशन में उनका कुछ मास लॉस हो जाता है और इसी लॉस्ट मास को हम क्या कहते हैं? मास डिफेक्ट कहते हैं। ठीक है, मोर इज द मास डिफेक्ट, more is the presumed to be stability of product nuclei. जितना ज्यादा मास डिफेक्ट होगा उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी प्रोडक्ट न्यूक्लियाई की। मैथमेटिकली मास डिफेक्ट को किस तरह से लिखा जाएगा? वही चीज, जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड इंटू एम एन माइनस मास ऑफ एटम। ये रहा देखिए यहाँ पे, जेड एम पी प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंटू एम एन माइनस एम, ये हो जाएगा मास डिफेक्ट। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, मास ऑफ एटम माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। ये किसके लिए है? ये वाला जो चीज है ये एक्चुअल मास के लिए, ध्यान रखना भाई। एटम का जो टोटल मास है उसमें इलेक्ट्रॉन्स का मास हटा दूंगा तो न्यूक्लियस का ही तो मास आएगा ना, तो ये एम की वैल्यू मिलेगी अपने को यार इस सब फॉर्मूला से। एक होता है पैकिंग फ्रैक्शन, कुछ नहीं है, बस यदि आप मास डिफेक्ट को मास नंबर से डिवाइड कर देते हो तो आपको मिल जाता है पैकिंग फ्रैक्शन। मोर द नेगेटिव वैल्यू ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट न्यूक्लियाई। जितना ज्यादा पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू नेगेटिव होगी उतना ही ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियाई अपने को मिलेगा। क्लियर है? नेक्स्ट टर्म आती है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। तो इसके लिए समझिएगा बात को कि ये मास डिफेक्ट जो हुआ जब न्यूक्लियस फॉर्म हुआ तब, तो ये मास डिफेक्ट कहां गया मतलब? तो ध्यान रखना कि जो मास डिफेक्ट है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? एनर्जी के अंदर। आइंस्टीन की थ्योरी है मास एनर्जी रिलेशन, उसके अकॉर्डिंग मास कन्वर्ट हो सकता है एनर्जी में और एनर्जी आएगी, इक्विवेलेंट एनर्जी का फॉर्मूला होता है मास इंटू सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो मास डिफेक्ट हुआ ये एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, तो जो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ वही है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। और न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी को कैसे लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं EB इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। याद रखना, जब न्यूक्लियॉन्स आपस में जुड़ते हैं तो कुछ एनर्जी रेडिएट आउट करते हैं और उसके बाद वो आपस में जुड़ जाते हैं। तो जब तक उनको वह एनर्जी नहीं मिलेगी तब तक वो सेपरेट नहीं होंगे। तो आप न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द न्यूक्लियॉन्स, या फिर एनर्जी रिलीज्ड इन फॉर्मिंग ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। क्लियर है? When nucleus form, the mass of nucleons forming it decrease, the mass defect supply the required binding energy। यानी कि mass defect से ही ये एनर्जी डेवलप होती है, इसीलिए न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी को डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर से लिखा जाता है। ये रहा देखिए, डेल्टा एम सी स्क्वायर। एक टर्म और होती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन या फिर बाइंडिंग एनर्जी पर, बात तो एक ही हुई, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, वो होता है डेल्टा एम सी स्क्वायर अपॉन ए। तो जितना ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होगा न्यूक्लियस उतना ही ज्यादा क्या होगा? स्टेबल होगा। ग्रेटर ऑफ न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ग्रेटर विल बी न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। जितना ज्यादा न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होगा उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम देखते हैं बाइंडिंग एनर्जी कर्व। बहुत खास है, देख लेना बेटा प्यारे बच्चों। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कर्व, तो बाइंडिंग एनर्जी कर्व ये रिप्रेजेंट करता है
कि मास नंबर और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के बीच हम ग्राफ खींचे तो क्या या जो मटेरियल्स है उनका बिहेवियर कैसा होगा। तो ध्यान रखना, इधर मैंने न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लिया है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर, और मास नंबर का को मैंने ए से रिप्रेजेंट करा है, एक्स एक्सिस पर है। मैं यहाँ पर आपको एक बात आपको बताना चाहूंगा कि 1 यू के इक्विवेलेंट एनर्जी क्या होती है, वो होती है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो एनर्जी हुई 1 यू के इक्विवेलेंट, और यदि डिवाइड बाय सी स्क्वायर कर दूं तो ये 1 यू ही बन गया। 1 यू का दूसरा टाइप, दूसरा रूप क्या है, वो होता है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय सी स्क्वायर। ठीक है, अब आ जाओ वापस से इस ग्राफ में। ये ग्राफ कुछ पॉइंट्स अपने को देता है और वो पॉइंट्स हमें ध्यान रखने चाहिए। ये ग्राफ ये देता है कि सबसे ज्यादा न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फेरस की है, Fe की, Fe56 की, और उसकी एनर्जी होती है कितनी, 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसीलिए जिसकी ईबी बार यानी कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होगा वही ज्यादा स्टेबल होगा। तो ध्यान रखना, जो मोस्ट स्टेबल जो न्यूक्लियस है वो कौन है, फेरस है। ठीक है, इसके अलावा कुछ पॉइंट्स आप देखेंगे जिनकी मास नंबर 30 से कम है और 170 से ज्यादा है, उनका जो ईबी बार है, उनका जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ जा रहा है। ये रिप्रेजेंट करता है कि ये जो न्यूक्लियाई है वो लेस स्टेबल है। लेकिन 30 और 170 के बीच के जो न्यूक्लियस है वो क्या है, ये 30 और 170 क्या है, मास नंबर 30 और 170 के बीच के जो न्यूक्लियस है वो ज्यादा स्टेबल है। क्लियर है, क्योंकि उनका ईबी बार लगभग कांस्टेंट है, वेरी ज्यादा कर नहीं रहा है। ठीक, आप देखेंगे कि जो स्मॉलर न्यूक्लियस है उनकी एनर्जी भी कम है और जो लार्जर न्यूक्लियाई है उनका एनर्जी भी कम है। तो ये दिखाता है कि दोनों ही स्टेबिलिटी पाना चाहते हैं, और उसके लिए जो स्मॉलर वाले हैं वो तो न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं ताकि वो स्टेबल हो पाए, और जो लार्जर वाले साइज हैं, हैवियर जो न्यूक्लियाई हैं, वो क्या करते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन करते हैं ताकि वो ब्रेक होकर स्टेबिलिटी को गेन कर सके। आप देखेंगे यहाँ पे ग्राफ में कहीं कहीं पर जिग जैग आपको दिखाई दे रहा है, अप एंड डाउन जिग जैग टाइप दिखाई दे रहा है। इसका ये मतलब है कि जिनकी मास नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है वो अपने नेबरिंग से ज्यादा स्टेबल है, यानी कि उनका ईबी बार कंपैरेटिवली ज्यादा है। तो ये चीज रिप्रेजेंट करती है कहीं ना कहीं यहाँ पे शेल और ये वाला कंसेप्ट, सब शेल वाला कंसेप्ट यहाँ भी न्यूक्लियस के अंदर भी काम करता है। ये रहे पॉइंट्स। The curve plotted between binding energy per nucleon and mass number is known as binding energy curve. The curve shows that binding energy per nucleon first decreases, attains a maximum value and then decreases. The average binding energy per nucleon in a heavy nucleus is approximately 8 mega electron volt. Positive value of binding energy per nucleon for most nuclei indicates that all the nucleus are stable. जिनकी पॉजिटिव वैल्यू है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वो सब कैसे न्यूक्लियस हैं, स्टेबल न्यूक्लियस हैं, स्टेबल नहीं स्टेबल। क्लियर है, ये देखिए रहा पॉइंट्स। आगे गिवन है जिनका मास नंबर 30 और 170 के बीच है, 30 और 170 के बीच है, वो न्यूक्लियस मोर हाईली बाउंड देन दोज फॉर 170 से ज्यादा और 30 से कम। तो 30 और 170 के बीच वाले न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल है, और जिनका जो न्यूक्लियाई स्टेबल न्यूक्लियाई है उनके लिए N/Z जो है एक रेशियो है जो ये स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, और स्टेबल न्यूक्लियाई के लिए जो रेशियो है N/Z का, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, वो होता है 1.3 to 1.4। न्यूक्लियाई विद इवन Z आर यूजुअली स्टेबल एंड मोस्ट abundant, and nuclei with odd A and odd Z are unstable in general। ठीक है, ओके चलेगा, लेकिन अपने को जो मेन पॉइंट्स जो मैंने बताए ना वो आपको ध्यान रखने चाहिए। ठीक है, अब आ जाती बारी न्यूक्लियर रिएक्शंस। न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या होती है, वो रिएक्शंस जिसमें न्यूक्लियाई भाग लेते हैं, वो रिएक्शंस जिसमें न्यूक्लियाई पार्टिसिपेट करते हैं, उन रिएक्शंस को हम कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस। यहाँ पर मास, चार्ज, एनर्जी, मोमेंटम कंजर्व रहते हैं। क्लियर है, न्यूक्लियर रिएक्शन दो टाइप की होती है, एक होता है न्यूक्लियर फिजन, एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन।
फ्यूजन में ब्रेकिंग होती है, फ्यूजन में कॉम्बिनेशन होता है, टुगेदर आते हैं। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, रीड आप करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी है न्यूक्लियर रिएक्शन में मास, 1 सेकेंड, वन सेकेंड। इसमें क्या होता है, जो टोटल लीनियर मोमेंटम है और टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो क्या रहते हैं, कंजर्व रहते हैं। थोड़ा सा उल्टा हो गया। और इसमें मास इज नॉट कंजर्व, क्योंकि मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। और यहां पर साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है, एनर्जी इज नॉट कंजर्व, क्योंकि इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन मास एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व। मास एनर्जी कंजर्व रहती है, मास और एनर्जी आपस में कन्वर्टिबल होती है, लेकिन मास एनर्जी कंजर्व रहती है। आई एम सॉरी फॉर दिस। टोटल लीनियर मोमेंटम और टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है, वो कंजर्व रहता है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। देखिएगा नेक्स्ट, इन न्यूक्लियर रिएक्शंस टोटल चार्ज एंड टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स आर ऑलवेज कंजर्व। टोटल चार्ज और टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है। ए और जेड कंजर्व रहता है, ए और जेड क्या रहता है, कंजर्व रहता है। जैसे देखिएगा A1 Z1, यदि मान लो पहले वाले का A2 Z2, A3 Z3, A4 Z4, तो रूल ये है कि रिएक्शन से पहले के Z यानी Z1 प्लस Z2 और रिएक्शन के बाद के Z, टोटल Z3 प्लस Z4 ये इक्वल रहेगा। इसी तरह A1 प्लस A2, A1 प्लस A2 यानी रिएक्शन से पहले का मास नंबर और रिएक्शन के बाद का टोटल मास नंबर इक्वल होता है। एक टर्म होती है Q वैल्यू। Q वैल्यू क्या होती है, एनर्जी रिलीज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्शन इज कॉल्ड एज Q वैल्यू, डिसइंटीग्रेशन एनर्जी कहा जाता है। और Q वैल्यू इक्वल होती है पेरेंट मास माइनस डॉटर मास इनटू C स्क्वायर के। क्लियर है। और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, Q वैल्यू इक्वल्स टू रेस्ट मास एनर्जी ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई माइनस रेस्ट मास एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई। बात तो एक ही है, मास इंटू C स्क्वायर रेस्ट मास एनर्जी बन जाती है। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ, बात इस तरह से भी लिख सकते हैं, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई। ओके, रेस्ट मास एनर्जी हम देख लेते हैं। रेस्ट मास एनर्जी को हम किससे लिखेंगे, mc स्क्वायर से। वो सामने लिखा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। ठीक है, 1 kg के इक्विवेलेंट रेस्ट मास एनर्जी क्या लिखोगे, 1 इंटू सी स्क्वायर, यानी c यानी 3 इंटू 10 की पावर 8 और उसका स्क्वायर करेंगे तो 9 इंटू 10 की पावर 16 जूल। इसे आगे फर्दर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जूल की बजाय यदि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, और यदि मान लो आप लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो गया, यदि मेगा में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 10 की पावर 6 नीचे डिवाइड कर देना, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन जाएगा। सही है, चलिए। इसके अलावा एक और पॉइंट आपको ध्यान रखना है बेटा। नेक्स्ट आप देखेंगे न्यूक्लियर फिजन। बेटा न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, ब्रेकिंग, मतलब एक हैवी न्यूक्लियस अपने फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो जाता है, यानी कि डॉटर न्यूक्लियाई में यानी प्रोडक्ट न्यूक्लियाई में ब्रेक हो जाता है, उसी को कहा जाता है न्यूक्लियर फिजन। प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अप ऑफ हेवियस न्यूक्लियस बाय द बम्बार्डमेंट ऑफ न्यूट्रॉन इनटू टू ऑलमोस्ट इक्वल वेट न्यूक्लियाई इज नोन एज न्यूक्लियर फिजन। And in this process, on account of mass defect, huge energy is liberated. देखिए कहना क्या चाहता हूं कि जब एक हैवी न्यूक्लियस है और वो ब्रेक होता है फ्रेगमेंट्स में, जिनका जो वेट है वो ऑलमोस्ट क्या रहता है, इक्वल होता है। इसी प्रोसेस को कहा जाता है न्यूक्लियर फिजन, और इसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। बेसिकली न्यूक्लियर फिजिक्स इस मामले में भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि न्यूक्लियर एनर्जी का एक अपार भंडार है, अथाह भंडार है, और यदि हमने न्यूक्लियर एनर्जी को यूज किया, प्रोडक्टिव यूज किया, तो डेफिनेटली हमारी एनर्जी की जो कमी है, एनर्जी की जो समस्या है, वो सारी सॉर्ट आउट हो सकती है। क्लियर। बात करते हैं बिकॉज ऑफ अनस्टेबिलिटी ऑफ यूरेनियम 236 again into two a stable nuclei Ba and krypton with the 3 other neutrons will okay चलिए देखिए कहना क्या चाहता है वो आप देखना। जैसे मान लो ये एक एग्जांपल लिया इसने, देखिए मैं इसको इस तरह से लेता हूं, आप ध्यान से सुनना। फिजन रिएक्शन ऑफ यूरेनियम 235,
92 235। तो होता क्या है, जब यूरेनियम 235 के साथ जब न्यूट्रॉन पार्टिकल, स्लो न्यूट्रॉन पार्टिकल जब टकराता है, जब स्लो न्यूट्रॉन पार्टिकल यूरेनियम 235 के साथ टकराता है, तो ये इसके अंदर एंटर कर जाता है और फिर ये वाइब्रेट करने लगता है, ऑसिलेट करने लगता है। और साथ ही साथ क्योंकि न्यूट्रॉन इसके अंदर रुक जाता है, उसकी वजह से यहाँ पे एक नया न्यूक्लियस फॉर्म होता है यूरेनियम 236। लेकिन ये अनस्टेबल होता है क्योंकि इसके अंदर जो न्यूट्रॉन गया है वो काफी ज्यादा वाइब्रेटिंग है। ओके, और उसकी वजह से यूरेनियम 236 अनस्टेबल होता है और फिर आगे फर्दर ब्रेकिंग होती क्रिप्टॉन प्लस बेरियम की। साथ ही साथ 3 न्यूट्रॉन पार्टिकल निकलते हैं और ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। इस प्रोसेस को कहा जाता है फ्यूजन रिएक्शन। क्लियर है? देखिए यहां पर दिखाई दे रहा होगा आपको कि यूरेनियम 236 ब्रेक होता है किसमें, बेरियम 56 144, क्रिप्टॉन 36 92 और 3 न्यूट्रॉन प्लस 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी अप्रोक्सीमेटली। ध्यान रखना हमेशा ऐसा नहीं है कि बेरियम क्रिप्टॉन यही ऑप्शन अपने को मिलेगा। जो प्रोडक्ट न्यूक्लियाई है वो बेरियम क्रिप्टॉन के अलावा भी हो सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं यूरेनियम ड्यूरिंग यूरेनियम 92 235 fusion we don't get only isotopes of barium krypton but we can get other type of pair also, like जो अभी मैंने बोला कि बेरियम क्रिप्टॉन के अलावा भी और भी ऑप्शंस हो सकते हैं ब्रेकिंग के, जैसे स्ट्रोंशियम और जीनोन के फॉर्म में हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, बाय फ्यूजन ऑफ 92 यूरेनियम 235 ऑन एन एवरेज 2.5 न्यूट्रॉन्स आर लिबरेटेड। यूरेनियम 235 का जो क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है, उसमें ऑन एन एवरेज 2.5 न्यूट्रॉन लिबरेट होते हैं। इन न्यूट्रॉन्स को कहा जाता है प्रॉम्प्ट न्यूट्रॉन्स। इन्हें क्या कहा जाता है, प्रॉम्प्ट न्यूट्रॉन्स। मोस्ट पार्ट ऑफ लिबरेटेड एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ, ध्यान रखना कि जो एनर्जी रिलीज होती है, ये एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एनर्जी रिलीज होती है फ्रेगमेंट्स की काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। ये फ्रेगमेंट्स काइनेटिक एनर्जी के साथ चैम्बर की वॉल से टकराते हैं और टकरा के वहां पे हीट प्रोड्यूस करते हैं। इस तरह से न्यूक्लियर एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इनटू हीट, जिसे फर्दर यूज किया जा सकता है। न्यूट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम न्यूक्लियर फ्यूजन हैव एनर्जी इक्वल्स टू 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हाई एनर्जी। तो ये जो न्यूट्रॉन्स हैं, जो प्रॉम्प्ट न्यूट्रॉन्स यानी न्यूक्लियर रिएक्शन में जो पैदा हुए हैं, वो फास्ट न्यूट्रॉन है और ये रिएक्शन को एस्केप कर सकते हैं। जबकि आपने देखा था कि यूरेनियम 235 के साथ न्यूट्रॉन पार्टिकल टकराना चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो रिएक्शन में न्यूट्रॉन्स पैदा होंगे उन्हें स्लो करना पड़ेगा। वो प्रॉम्प्ट न्यूट्रॉन्स होते हैं, फास्ट न्यूट्रॉन्स होते हैं, वो रिएक्शन से एस्केप कर सकते हैं। तो उन्हें एस्केप करने से रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन को स्लो, और उसके लिए स्लो न्यूट्रॉन्स हमें टकराने पड़ेंगे। न्यूट्रॉन्स को स्लो करने की जरूरत पड़ती है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा, बात करते हैं चेन रिएक्शन की। तो जो न्यूक्लियर रिएक्शन है ना, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है, इसकी सबसे बड़ी खासियत यही है। सबसे बड़ी खासियत क्या है कि ये जो रिएक्शन है ना, चेन के फॉर्म में आगे बढ़ती है, चेन के फॉर्म में आगे बढ़ती है। ये रिएक्शन सेल्फ सस्टेनिंग रिएक्शन है और इसको जो जरूरत है किसकी, न्यूट्रॉन्स की, तो ये न्यूट्रॉन अपने खुद के न्यूट्रॉन ये खुद पैदा कर लेती है। और जो ये रिएक्शन है क्यूमुलेटिव तरीके से इंक्रीज होती जाती है। क्यूमुलेटिव तरीके से बढ़ना मतलब है कि 3 से 9 से इस तरह से 27, इस तरह से क्यूमुलेटिव वे में बढ़ती चली जाती है। तो देखिएगा, व्हेन यूरेनियम इज बम्बार्डेड बाय neutrons, each uranium nucleus is broken into 2 nearly equal fragments and along with it huge energy and 2 or more fresh neutrons are liberated. Under formable condition, 3 neutrons fission other uranium nuclei in the same way. मतलब कि एक यूरेनियम न्यूक्लियस का ब्रेक हुआ तो 3 न्यूट्रॉन मिले, और यदि सब चीजें सही हैं तो फिर ये 3 न्यूट्रॉन्स भी आगे और यूरेनियम को ब्रेक करेंगे और इस तरह से एक चेन चल पड़ेगी न्यूक्लियर फ्यूजन की। और ये रिएक्शन लगातार बढ़ती ही जाएगी जब तक कि कंप्लीट यूरेनियम क्या नहीं हो जाता, कंज्यूम नहीं हो जाता। There are
फॉलोइंग मेन डिफिकल्टीज इन स्टेब्लिशिंग एज चेन रिएक्शन। अच्छा, सबसे पहली बात है कि चेन रिएक्शन चाहिए कि नहीं चाहिए। तो यदि आप न्यूक्लियर फिजन को यूज करना चाहते हैं और यदि आप ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी लेना चाहते हैं तो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी के लिए आपको न्यूक्लियर रिएक्शन चेन के फॉर्म में ही कंप्लीट करानी पड़ेगी। तो यानी चेन रिएक्शन कंप्लीट कराना जरूरी है ताकि उससे ज्यादा एनर्जी मिल सके। ठीक है, और चेन रिएक्शन को कंप्लीट कराने में डिफिकल्टी कौन कौन सी आती है? एक तो हो सकता है कि न्यूट्रॉन लीक कर जाए, मतलब एस्केप कर जाए रिएक्शन से। दूसरा क्या है कि जो न्यूट्रॉन है जो चाहिए उसको अपना जो अनब्रोकन जो न्यूक्लियाई है वो कहीं एब्जॉर्ब कर ले, तो एब्जॉर्ब कर लेगा तो भी क्या होगा कि रिएक्शन स्लो हो जाएगी, न्यूट्रॉन एब्सेंट हो जाएंगे। और यदि यूरेनियम 238 है तो वो भी न्यूट्रॉन को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये तीनों पॉइंट्स नहीं होने चाहिए। यदि ये रहेंगे तो रिएक्शन क्या चेन के फॉर्म में आगे बढ़ नहीं पाएगी। अब एक टर्म होती है बेटा क्रिटिकल मास। क्रिटिकल मास क्या होता है कि चेन रिएक्शन को कंटिन्यू करने के लिए जो फिजिबल मटेरियल है उसका एक डेफिनेट मास होना चाहिए, एक मिनिमम मास होना चाहिए, उसी को कहा जाता है क्रिटिकल मास। ठीक है, इसके अलावा एक और फैक्टर है, बहुत ही खास है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर और रिप्रोडक्शन फैक्टर। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर और रिप्रोडक्शन फैक्टर क्या कहता है? ये कहता है कि के की जो वैल्यू है वो होती है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ स्टेप ऑफ न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन वन स्टेप बिफोर द अबव रिएक्शन। मतलब किसी रिएक्शन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं डिवाइडेड बाय उससे पिछली वाली रिएक्शन, पिछले वाले स्टेप पर, पिछले वाले जनरेशन में कितने। जैसे आप देखिए इस तरह एक यूरेनियम न्यूक्लियस था, वो क्रिप्टॉन बेरियम में ब्रेक हुआ। ठीक है, क्रिप्टॉन बेरियम में ब्रेक हुआ, साथ ही साथ आपको 3 न्यूट्रॉन मिले और एनर्जी मिली। अब ये 3 न्यूट्रॉन आगे फिर यूरेनियम को ब्रेक करेंगे और फिर आगे 3 न्यूट्रॉन बनेंगे। ठीक है, इस तरह से फिर आगे यूरेनियम ब्रेक करेंगे यदि सब जो परिस्थितियां हैं बिल्कुल अनुकूल हैं तो, और फिर आगे फिर ब्रेकिंग चलता चला जाएगा। इस तरह से एनर्जी रिलीज होती जाती है फ्यूजन के साथ साथ। तो ये जो यहां से जैसे ये एक हो गई, एक जनरेशन हो गई, ये दूसरी जनरेशन हो गई। जनरेशन मतलब तो देख किसी एक जनरेशन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिवाइडेड बाय उससे जस्ट पिछली वाली जनरेशन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है रिप्रोडक्शन फैक्टर, जिसे हम मल्टीप्लिकेशन फैक्टर भी कहते हैं। के से रिप्रेजेंट करते हैं। के ये रिप्रेजेंट करता है कि रिएक्शन का नेचर कैसा रहेगा, रिएक्शन फास्ट स्लो कैसा चलेगी। तो ध्यान रखिएगा यदि के की वैल्यू बेटा, यदि के की वैल्यू कैसी है, के यदि 1 से छोटा है तो रिएक्शन क्या होगी? रिएक्शन रुक जाएगी और आगे बढ़ेगी नहीं। ओके, और यदि के की वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो चेन रिएक्शन कंटिन्यू करती रहेगी। उसमें 1 से बराबर या ग्रेटर है तो कंटिन्यू करेगी। उसमें भी के यदि 1 के बराबर है तो कंट्रोल्ड रिएक्शन रहेगी, और यदि के ग्रेटर देन 1 है तो अनकंट्रोल्ड रिएक्शन रहेगी। वो आप आगे देखने वाले हो। टाइप्स ऑफ चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन बेसिकली 2 टाइप की होती है। एक होता है अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन जिसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता, एक होता है कंट्रोल चेन रिएक्शन जिसे कंट्रोल किया जा सकता है। कंट्रोल चेन रिएक्शन के लिए के की जो वैल्यू है वो क्या होती है? स्लो रेट से चलती है रिएक्शन, और यहाँ पे के की वैल्यू क्या होती है? 1। और अनकंट्रोल के लिए के जो है वो ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, नाम ही है, नाम से क्लियर हो रहा है। कंट्रोल चेन रिएक्शन देख सकते हैं कि इसमें जो के की वैल्यू है वो 1 होता है, और एनर्जी लिबरेटेड इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज लेस देन द एक्सप्लोसिव एनर्जी। मतलब एक्सप्लोजन के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उससे कम एनर्जी ही प्रोड्यूस होती है, इसलिए रिएक्शन कंट्रोल्ड वे में आगे बढ़ती है। दिस टाइप एनर्जी इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्टिव वर्क्स, मतलब जो फायदे में लिया जा सके, जिनको यूज लिया जा सके, प्रोडक्टिव यूज किया जा सके, ऐसी जगह पर कंट्रोल चेन रिएक्शन को यूज करते हैं। जैसे कि न्यूक्लियर रिएक्टर में कंट्रोल चेन रिएक्शन का यूज होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर बेसिकली क्या है? न्यूक्लियर रिएक्टर में चेन रिएक्शन होती है, और न्यूक्लियर रिएक्टर एक ऐसा डिवाइस है
जिसके अंदर सेल्फ सस्टेनिंग कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन परफॉर्म होती है, स्टैब्लिश होती है। और इस रिएक्शन में एटलीस्ट 1 न्यूट्रॉन लिबरेटेड इन अ स्टेप और जनरेशन कैन फिजन नेक्स्ट न्यूक्लियस। इट इज कंट्रोल्ड बाय आर्टिफिशियल मैनर। इसको कंट्रोल किया जा सकता है। मॉडर्न रिएक्टर हैज फॉलोइंग इंपॉर्टेंट पार्ट। ध्यान रखना, एक रिएक्टर के मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला पार्ट है फिजन सब्सटेंस, यानी कि फ्यूल के तौर पर हम यूज करते हैं यूरेनियम 235, ठीक है, एनरिच्ड यूरेनियम हम यूज करते हैं। देखिएगा कि यूरेनियम में यूरेनियम 235 आइसोटोप की मात्रा यदि ज्यादा है तो हम कहेंगे कि ये जो यूरेनियम है वो कैसा यूरेनियम है, ये यूरेनियम एनरिच्ड यूरेनियम है, एनरिच्ड यूरेनियम है। यूरेनियम 238 है, यूरेनियम 238 नहीं है तो फिर स्लो न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब नहीं होंगे और फिजन प्रॉपरली हो पाएगा, चेन रिएक्शन चल पाएगी। दूसरा जो पार्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट, मॉडरेटर। क्या होता है कि रिएक्शन में जो न्यूट्रॉन पैदा होते हैं वो काफी हाई स्पीड के न्यूट्रॉन्स होते हैं, उनकी एनर्जी काफी ज्यादा होती है और इतनी ज्यादा एनर्जी के फास्ट न्यूट्रॉन जो है वो एस्केप कर सकते हैं सिस्टम से, तो उन्हें एस्केप करने से रोकने के लिए न्यूट्रॉन को स्लो करना पड़ता है और स्लो करने के लिए हमें मॉडरेटर की जरूरत पड़ती है। और मॉडरेटर के तौर पर हम किसको यूज करते हैं, हैवी वाटर या फिर ग्रेफाइट यूज किया जाता है। बेरिलियम ऑक्साइड भी इसके लिए यूज कर सकते हैं। फिर बारी आती है न्यूट्रॉन सोर्स। तो एक्चुअल में न्यूट्रॉन सोर्स की जरूरत किस लिए है, चेन रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए। फर्स्ट टाइम न्यूट्रॉन सप्लाई करने के लिए न्यूट्रॉन सोर्स की हमें जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कंट्रोलर। क्या होता है कि जो रिएक्शन है उसको स्लो या फास्ट करने के लिए अपने को कंट्रोल, फास्ट तो नहीं कर पाएंगे, स्लो करने के लिए कैडमियम की रोड्स का उपयोग करते हैं, क्योंकि कैडमियम क्या कर सकता है, कैडमियम न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर सकता है। उसकी वजह से यदि रिएक्शन फास्ट होने लगती है तो कैडमियम अंदर इंसर्ट कर देते हैं, वो न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, रिएक्शन स्लो हो जाती है। कूलेंट का क्या काम है, तो एनर्जी रिएक्टर से निकाल कर और हीट एक्सचेंजर में पहुंचाने का काम कौन करता है, कूलेंट। और इसके लिए एयर, आइस, कोल्ड वाटर, CO2 ये सब यूज किया जाता है। शील्ड क्या होता है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में जो रेडिएशन निकलती है वो काफी हार्मफुल होती है लिविंग बीइंग्स के लिए। इसके लिए हम क्या करते हैं, कंक्रीट की मोटी दीवारें लगाते हैं, 7 से 8 फीट थिक कंक्रीट वॉल्स लगाते हैं, साथ ही साथ ग्रेफाइट वॉल भी हम यूज करते हैं। इसका यूज किस में होता है, एनर्जी प्रोडक्शन में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चर करने में, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स, मेडिकल, इंडस्ट्री, बायोलॉजिकल, साइंटिफिक डिस्कवरीज में, इन सब में यूज होता है। साथ ही हम प्लूटोनियम 239 का भी प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज कर सकते हैं, जिसका आगे यूज होता है एटम बम के अंदर। बात करते हैं नेक्स्ट अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। तो अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन में K की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। इसमें इतनी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है कि वो आखिरकार विध्वंस तक पहुंचती है विध्वंस। नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा न्यूक्लियर फ्यूजन। तो देख अब भी हमने डिस्कस करा न्यूक्लियर फ्यूजन जिसमें ब्रेकिंग होती है हैवी न्यूक्लियस की। तो फ्यूजन जस्ट उल्टा प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है, जिसमें एक से ज्यादा मतलब 2 या 2 से ज्यादा हल्के न्यूक्लियर, लाइटर न्यूक्लियर कंबाइन होकर एक हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं। क्या होता है देखिए, प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग 2 लाइट वेट न्यूक्लियस into 1 heavy weight nucleus at high temperature and pressure is called as nuclear fusion। ध्यान रखना कि जो न्यूक्लियर फ्यूजन है वो हाई टेम्परेचर प्रेशर पर अकर होता है, इसलिए इसे थर्मल न्यूक्लियर रिएक्शन भी कहा जाता है। इसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो चाहिए 10 की पावर 8 या फिर 7 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर की जरूरत पड़ती है 10 की पावर 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बहुत हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, और इतना हाई टेम्परेचर इतने हाई प्रेशर पर होने की वजह से इन्हें कहा जाता है थर्मोन्यूक्लियर एनर्जी या फिर थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस। ठीक है, सन की एनर्जी का, स्टार्स की एनर्जी का सोर्स क्या है, इनकी एनर्जी का सोर्स है न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, आप ध्यान रखना कि सन के अंदर क्या होता है,
4 हाइड्रोजन न्यूक्लियाई कंबाइन होकर एक हीलियम न्यूक्लियस बनाते हैं और उसमें एनर्जी लिबरेट होती है 24.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन बम का जो प्रिंसिपल है वो भी न्यूक्लियर फिजन पर वर्क बेस्ड है। बेसिकली हाइड्रोजन बम का जो वर्किंग है वो किस पर बेस्ड है? वो बेस्ड है न्यूक्लियर फ्यूजन पर। फ्यूजन रिएक्टर इज स्टिल नॉट अवेलेबल बिकॉज उसके लिए जितने कंट्रोलिंग जो एलिमेंट्स है वो अभी अपन नहीं कर पाए। देखिए कितना हाई टेम्परेचर चाहिए, 10 की पावर 7 से 10 की पावर 8 डिग्री सेल्सियस। इतने हाई टेम्परेचर को अभी हम जनरेट नहीं कर पाते हैं, इसलिए अभी हम इनको न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर अभी हम बना नहीं पाए हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। ओके, और 10 सेकंड का ब्रेक लेते हैं बेटा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वापस से क्वेश्चंस को। गिवन क्या है? अ न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर 189। मास नंबर गिवन है 189 और ये स्प्लिट हो रहा है। किसमें स्प्लिट हो रहा है? ये स्प्लिट हो रहा है 189 splitting into two nuclei having mass number 125 and 64. The ratio of radius of two daughter nuclei respectively. देख अपने को ये स्प्लिटिंग जो नहीं, ये तो उलझाने के लिए दिए बेटा। मेन तो अपने को बस ये ध्यान रखना है कि मास नंबर क्या गिवन है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर एक का मास नंबर 125, एक का 64 है। R1 आ जाएगा R0, A की पावर 1/3 होता है तो A1 लिख सकते हैं। तो R1 आ जाएगा R0, A1 कितना है 125, उस पर पावर 1/3, तो आ जाएगा R0 5 की पावर 3 और 1/3, तो 3 से 1/3 कैंसिल हो जाएगा। तो R1 तो आ गया अपने पास क्या? 5R0। दिस इज इक्वेशन 1। इसी तरह से आप R2 निकाल सकते हैं। तो R2 यहां से आ जाएगा आपके पास, देखिए R0 इंटू 64 को लिख सकते हैं 4 की पावर 3 और 1/3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो R2 आ जाएगा 4R0। रेशियो पूछा है तो R1 to R2 रेशियो आ जाएगा 4:5। 4 एक सेकेंड, अब यहां देखिएगा कि पहले किसको लिखा गया 125 वाले को, तो अपने को भी इसी को पहले लिखना होगा। तो हम लिखेंगे R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 5R0 बाय 4R0, तो 5/4 यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, टू न्यूक्लियाई हैव देयर मास नंबर इन द रेशियो ऑफ 1:3 रेशियो ऑफ देयर न्यूक्लियर डेंसिटी। तो ध्यान रखना न्यूक्लियर डेंसिटी तो मास नंबर पर डिपेंड ही नहीं करती, तो 1:1 ही आ जाएगा इसका आंसर, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये देख लो बेटा, इफ द न्यूक्लियस 13 एल्यूमिनियम 27 हैज न्यूक्लियर रेडियस ऑफ 3.6 फर्मी, then 52 tellurium 125 would have its radius approximately as। तो आपको इसमें बस इतना सा करना है, जो अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसे आप लोग ट्राई करके जरूर देखने वाले हैं, मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूं। द मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस इज, मास नंबर क्या होता है? समटाइम्स इक्वल्स टू इट्स एटॉमिक नंबर, समटाइम्स लेस देन एंड समटाइम्स मोर देन इट्स एटॉमिक नंबर, always less than its atomic number, always more than its atomic number, less than or sometimes more than। तो ध्यान रखना sometimes more than its, always more than its atomic number। तो देख मास नंबर क्या होता है? मास नंबर होता है A, x z x a होता है। तो ध्यान रखना हमेशा देखिएगा, सब बंद है। तो केमिस्ट्री की क्लास चलेगी ना आपकी? हाँ देखिए, मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस जो है देखना कि ए जो है वो जेड के बराबर होता है कि नहीं है। तो ध्यान रखना ए होता है हमेशा, ए होता है हमेशा जेड प्लस एन, ए होता है हमेशा क्या? जेड प्लस एन। कुछ ऑफलाइन बच्चे थे बेटा बस, और कुछ नहीं।
ठीक है, वो चाहते थे क्लास लेना लेकिन उनका टाइमिंग अभी नहीं बैठ पा रहा था क्या क्या एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। तो a इज इक्वल टू जेड प्लस एन, ठीक है। अब मान लो कि किसी 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 न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स नहीं है, न्यूट्रॉन्स नहीं है, तो a इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, a इज इक्वल टू जेड। ऐसा कहां होता है, ऐसा होता है 1h1 के अंदर। 1h1 में क्या होता है, केवल एक प्रोटॉन होता है और वही मास नंबर के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो समटाइम्स इक्वल टू एटॉमिक मास नंबर, ये आ जाना चाहिए। ऑलवेज मोर देन इट्स मास इट्स एटॉमिक नंबर, ये बात ठीक नहीं है। अब देखो 1h1 के लिए, 1h1 के लिए मास नंबर इक्वल भी हो जाता है समटाइम्स, ये ए ऑप्शन आना चाहिए, ठीक है, ए ऑप्शन आना चाहिए बेटा, बिल्कुल यही होना चाहिए, क्योंकि 1h1 के लिए मास नंबर एटॉमिक नंबर के इक्वल हो जाता है। इसको अपन चेक कर लेते हैं, ठीक है। वैसे तो ठीक ही है आंसर, तो फिर भी एक बार आप देख लेंगे। चलिए आप पर ही छोड़ता हूं अभी मिल नहीं रहा है, तो आप लोग टाइम नहीं ना फालतू अपन नहीं लगा सकते, पर आप समझ गए होंगे बात जो मैं बताना चाह रहा हूं। इस क्वेश्चन को करिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या गिवन है सुनिएगा। A nucleus with mass number 240 breaks into two fragments, each of mass number 120. The binding energy per nucleon of unfragmented nuclei is 7.6 mega electron volt, while that of fragments is 8.5 mega electron volt. Total gain in the binding energy in the processing. तो ध्यान से सुन लेना। देख 240 वाला ब्रेक हो रहा है, 240 वाला ब्रेक हो रहा है किसमें, 120 के दो में। 240 वाले की एनर्जी कितनी है 7.6, और जो नए वाले हैं उनकी एनर्जी कितनी है 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। हमसे ये पूछा है गेन इन एनर्जी कितनी होगी, तो और ये जो एनर्जी गिवन है, ये क्या गिवन है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन गिवन है, एक न्यूक्लियन। तो ध्यान से समझ लेना आप लोग बात को कि डिफरेंस मतलब देखो गेन कितने का हुआ, गेन कितने का हुआ, पहले कितना था 7.6, बढ़ा कितना 8.5 तक बढ़ गया। तो एक न्यूक्लियन में गेन कितना है, पर न्यूक्लियन गेन, पर न्यूक्लियन गेन, गेन ऑफ एनर्जी कितना आया 8.5 माइनस 7.6, ये आ जाएगा 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चल ठीक है, ये तो एक न्यूक्लियन का गेन है। टोटल कितने न्यूक्लियन ब्रेक हुए हैं 240, तो 240 का गेन कितने का हुआ 240 इंटू 0.9, तो ये जीरो हट जाएगा 24 इंटू 9, 9 फोर जा, ये देखो 6 आ गया, तो ये 2.216 आना चाहिए, 9 टू 18, ये आ गया 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आप देखना बेटा, व्हेन ए यूरेनियम आइसोटोप uranium 235 is bombarded with a neutron, it generates krypton and 3 neutrons and मतलब क्या जनरेट करेगा, तो सीधी सी बात है यूरेनियम अपन यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि जो जेड और ए कंजर्व रहता है, तो यूरेनियम 230 यूरेनियम 92 यूरेनियम 92 235 यूरेनियम 92 235 के साथ बम्बार्डमेंट करी एक न्यूट्रॉन की, जीरो न्यूट्रॉन को 0 n 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इससे जनरेट क्या हुआ, जनरेट हुआ क्रिप्टॉन 3689, ठीक है, साथ में 3 न्यूट्रॉन्स और प्लस क्या पैदा हुआ वो हमसे पूछा गया है, तो ये एक्स क्या है वो हमें देखना है, ठीक है। तो देखिएगा कि रिएक्शन से पहले जेड कितना था 92, तो रिएक्शन के बाद में भी जेड कितना होना चाहिए 92, तो 36 तो यहाँ पे है जेड, तो बचा हुआ यहाँ पे होगा 92 माइनस 36, तो आ जाएगा 56, तो एक तो 56 आना चाहिए। तो वैसे तो डी ऑप्शन वैसे ही मैच कर गया, यहाँ पर डी ऑप्शन मैच कर ही गया, फिर भी हम लिख सकते हैं 236 माइनस 89 माइनस 3, तो यहां से ये आ जाएगा 144, तो ये आएगा बेरियम 56 144। क्लियर है बेटा, अब तो क्या होगा, वैसे बैठे है ना,
नेक्स्ट क्लास तो उधर है, केमिस्ट्री क्लास होगी। नहीं, यहाँ पर केमिस्ट्री यहाँ पर होगी। एक सेकंड, हाँ ठीक है, तो फिर मुझे टाइम से छोड़ना पड़ेगा, कोई बात नहीं। हाँ मुझे पता है, पूरा हो गया, मेरी क्लास होगी, बस क्वेश्चन कर रहा हूँ। A nucleus of uranium decay at rest into nuclei of thorium and helium. Then helium nucleus has more kinetic energy than the thorium nucleus. The helium nucleus has less momentum than the thorium nucleus. The helium nucleus has more momentum than the thorium nucleus. The helium nucleus has less kinetic energy than the thorium nucleus. तो ध्यान रखना बेटा, जब भी यूरेनियम का डिके हुआ और जो कि रेस्ट में था और थोरियम और हीलियम जनरेट हुए, तो ध्यान रखना किसका स्पीड ज्यादा होगा, तो ध्यान रखना कि यहां पर देखो, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बढ़िया, आपको समझना चाहिए। देख, पहले मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम कितना था, 0, क्योंकि यूरेनियम रेस्ट में था। तो बाद में भी मोमेंटम 0 होना चाहिए, क्योंकि टोटल मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो बाद में भी मोमेंटम कंजर्व कब रह पाएगा, जब हीलियम, एक्चुअल में आपको इन डेप्थ जाना चाहिए, जैसे कि यूरेनियम ब्रेक हुआ और बना क्या, थोरियम प्लस हीलियम अल्फा पार्टिकल, ठीक है। ये लाइटर वन है 2He4 और थोरियम होता है 9234, ये है 92238, ठीक है। अब आप देखना कि यहां पर हल्का कौन है, हीलियम। इनिशियल टोटल मोमेंटम कितना था, 0, तो फाइनल भी टोटल मोमेंटम क्या होना चाहिए, 0, और वो 0 तब हो सकता है जब थोरियम और हीलियम का मोमेंटम मैग्नीट्यूड में बराबर हो, लेकिन डायरेक्शन में क्या हो, अपोजिट। तब आप कह सकते हो कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो लीनियर मोमेंटम तो इक्वल है, तो एनर्जी का ही अंतर हो सकता है। तो ध्यान रखना, वैसे भी जब भी फ्यूजन होता है तो जो फ्रेगमेंट्स है उनको काइनेटिक एनर्जी मिलती है, और काइनेटिक एनर्जी में भी फ्रेगमेंट्स किस फ्रेगमेंट की एनर्जी ज्यादा होगी, जो हल्के वाला होगा उसकी। तो यानी कि हीलियम की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। हीलियम न्यूक्लियस हैज मोर काइनेटिक एनर्जी देन थोरियम न्यूक्लियस। क्लियर है, ये देख लो बेटा। इन द रिएक्शन 1H2 1H3 2He4 plus 0 and 1, if the binding energy of 1H2 1H3 and 2He4 are respectively A, B and C, then the energy released in this process। तो जहां तक है ये मेरे हिसाब से यहाँ पे प्लस है बेटा, एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पे प्लस है। तो देखिएगा कि जो रिजल्ट है वो इस तरह से लिया जाता है। देखिए, इसकी एनर्जी है A, इसकी एनर्जी है B, तो A प्लस बी माइनस हीलियम की एनर्जी कितनी है, मान लो C, तो A प्लस बी माइनस C इज इक्वल्स टू Q एनर्जी जो कि रिलीज होगी, A प्लस बी माइनस C, तो D ऑप्शन आना चाहिए। क्लियर है, तो इस तरह से एक और क्वेश्चन है, if in a nuclear fusion process the masses of fusing nuclei be m1 and m2 and the mass of the resultant nucleus be m3, then m, अब देखो ध्यान से सुनना कि जब भी कंबाइन होता है तो मास डिफेक्ट होता है। तो ध्यान रखना कि जो कंबाइंड बॉडी का जो मास है वो कंबाइनिंग बॉडीज के टोटल मास से कम होता है। तो ध्यान रखना m3 इज लेस देन m1 प्लस m2, मास डिफेक्ट वाला कंसेप्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, तो डियर स्टूडेंट्स आज की क्लास यहीं तक कंप्लीट हो जाती है। एटम और न्यूक्लियाई वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। यदि आप यहां तक बने हुए हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास आपकी रहेगी, मैं आपको बता देना चाहता हूं, नेक्स्ट क्लास रहेगी सेमीकंडक्टर यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स, साथ ही साथ EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये दोनों चैप्टर को कंबाइन करके मैं आपके लिए लेने वाला हूं। डियर स्टूडेंट, देयर इज सम प्रॉब्लम कि लाइव क्लासेस आपको शायद नहीं मिल पा रही है, लेकिन आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा और आप लोग इसी तरह से एंजॉय करेंगे। मैं इसकी पूरी कोशिश करूंगा।
आपका सहयोग अपेक्षित है, आप इसी तरह सहयोग करते रहिए, डेफिनेटली हम आपके लिए बेटर बेटर एंड बेटर करते रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली क्लास में।